हेलो, वेलकम। मैं रविंद्र मिश्रा, ISYS के प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत में आदिवासी विद्रोह, उसके कारण और प्रकृति की। उसके अलावा कुछ नहीं, कौन से विद्रोह कहाँ हुए नहीं हुए, ऐसी कोई बात हम करने नहीं जा रहे हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि आदिवासी विद्रोह के पीछे के कारण क्या थे और इसकी प्रकृति कैसी थी। तो पहली बात कि सामान्य तौर पर आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश नीतियों के कारण आदिवासी विद्रोह होते थे। यह एक सिंपल सा मामला है, लेकिन जैसे हम सामान्य तौर पर कहते हैं कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति, उनके जो भी उनकी आर्थिक नीतियां हैं, उनकी प्रशासनिक नीति, उनकी न्याय प्रणाली, ये सब बातें हैं जो ऊपरी तौर पर कहने की हैं। ये सब चीजें जो एक बाई प्रोडक्ट हैं, जो ब्रिटिश हुकूमत के आने के साथ आनी ही थी। ठीक, हम लोग बात करते हैं आदिवासी या जनजाति विद्रोह, तो गौर करेंगे कि हम लोग सामान्य तौर पर कहते हैं किसान आंदोलन। किसान विद्रोह शब्द का इतिहास की किताबों में भी अमूमन इस्तेमाल नहीं होता। किसान विद्रोह कम से कम इस्तेमाल होता है, कभी कताल अन्यथा नहीं होता। इस विद्रोह और आंदोलन के बीच बस ये समझ लें कि इस प्रकृति पर समझ लें कि जो भी ब्रिटिश हुकूमत के समय में जनजातीय आदिवासी विद्रोह हुए, ये जब हम विद्रोह कहते हैं, यह इसलिए ही कहते हैं कि यह विद्रोह ज्यादा उग्र थे। जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा उग्र विद्रोह किए, सामान्य तौर पर हिंसक विद्रोह किए, सामान्य तौर पर हिंसक विद्रोह किए। और ये अपने पारंपरिक हथियारों से अंग्रेजों से इन्होंने लोहा लिया। पारंपरिक हथियारों से इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। जाहिर सी बात है कि अंग्रेज आधुनिक ताकत थे, वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से उन्नत थे, तो इन्होंने जनजातीय आंदोलनों को बहुत तेजी से और बहुत क्रूरता से कुचला। एक बात और याद रखेंगे कि ये उग्र होते थे, हिंसक होते थे, पारंपरिक हथियारों के साथ करते थे। साथ ही साथ इन विद्रोहों की बारंबारता आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगी, वो ज्यादा फ्रिक्वेंट होते थे और हमेशा उग्र और हिंसक ही हुआ करते थे। लिहाजा अंग्रेजों ने भी सामान्य तौर पर जनजाति विद्रोहों को उतनी ही निर्ममता से कुचला, चाहे वह संथाल विद्रोह हो, बिरसा मुंडा का विद्रोह हो, चाहे अहोम विद्रोह हो, चाहे खासी पहाड़ियों का विद्रोह हो, चाहे रंपा विद्रोह हो, तमाम तरह के विद्रोह। हम उन विद्रोहों पर स्पेसिफिक किसी पर बात नहीं करने जा रहे। आज आपको सामान्य तौर पर सामान्य अध्ययन और इतिहास विषय के साथ विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले, सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कॉन्सेप्चुअली जनजाति या आदिवासी विद्रोह की कंप्लीट समझ हो जाएगी। तो आइए, इन अंग्रेजों के आने के पहले भी भारतीय समाज में ये जनजाति लोग रहते थे। तो ये जनजातियों के सामान्य तौर पर जो इनका गांव या समाज होता था, वो मोटे तौर पर एकदम मुख्य धारा के समाज से थोड़ा अलग होता था। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि ये मुख्य धारा के समाज के साथ इनका कोई संबंध ना हो, होता था। अगर कोई कहे कि कोई संबंध ही नहीं होता था, कुछ जनजातियों को छोड़ दीजिए, हम अंडमान निकोबार नहीं जा रहे, हम सामान्य तौर पर वो बातें कर रहे हैं जहां विद्रोह हुए, तो मोटे तौर पर मुख्य धारा से इनका थोड़ा बहुत संबंध होता था। जैसे कि ये जो जनजाति लोग थे जो अपने गांव में रहते थे, तो पहले समझ लेंगे कि ये जो गांव में रहते थे, तो यह वन आधारित समाज था। वन आधारित समाज, ये लोग जिस भी इलाके में थे, ये वनों के आसपास रहते थे और साथ ही साथ वन के आसपास इन लोगों ने जो कृषक, बहुत सारे जनजाति जो कृषक समाज थे, उन्होंने वनों के आसपास और खेती की पद्धति जैसे भी हो, चाहे वह झूम पड़ू हो या हल से जुताई करके खेती हो, मोटे तौर पर इन्होंने खेती के जमीन का विकास किया। खेती के जमीन का विकास, इस पर थोड़ी बहुत खेती करते थे। वनों के साथ इनका संबंध बहुत जबरदस्त था, इसे समझ गए, मामला खत्म हो गया। वन इनके जीवन के, याद रखेंगे 3F के फॉर्मूले को। वनों के साथ जनजातियों का जो संबंध था वह 3F का फॉर्मूला था।
एक एफ फूड यानी खाद्य, दूसरा फॉडर यानी पशु चारा, और तीसरा फ्यूल यानी ईंधन। तो फूड, फॉडर, फ्यूल, 3 एफ के साथ इनका वनों से जुड़ाव था। यानी ये वनों के भीतर जाकर उनके फल वगैरह, उनके भीतर थोड़ी बहुत खेती, वहां से शहद, वहां शिकार करना, ये सभी इनके खाद्य की आपूर्ति करते थे। यह जो जनजाति समाज जो अपने पशु, गाय, बैल, बकरे, बकरियां पालता था, वह उन वनों के भीतर उसके चारे उसे मिलते थे, वह उसे चरने के लिए छोड़ता था, और वहीं की सूखी लकड़ियां या लकड़ियों को काटकर वह ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता था। यानी उनकी जिंदगी का केंद्र यह वन था। इसके साथ साथ जो जनजाति समाज कृषि भी करता था, उसने खेती के जगह का विकास किया और वह आसपास खेती करते थे। अब आइए, यह सब करते थे, यह पहले भी करते थे। सामान्य तौर पर इन जनजाति समाजों के साथ मध्यकाल तक जो राजे महाराजे होते थे, वह सामान्य तौर पर उनको उनके क्षेत्र में या तो इसी तरह से छोड़ देते थे या फिर उनके साथ एक सहज संबंध स्थापित करने की कोशिश करते थे। उन पर कोई अपने कानून व्यवस्था का प्रेशर डालने की कोशिश नहीं करते थे। जब अंग्रेज भारत में जमे या जमने लगे, तो ये लोग अपने जमाने के दुनिया के सबसे लोभी व्यापारिक कौम थे, सबसे लोभी व्यापारिक कौम थे, और इन्हें हर तरीके से ज्यादा धन चाहिए था। तो एक बात समझ लें कि इन वनों की तरफ, पहले थोड़ा सा वन को देख लें। इन वनों से अंग्रेजों ने इन वनों से लाभ उठाने कैसे शुरू किए? तो सबसे शुरुआत के दौर में जब इनकी जहाजरानी के लिए, पानी के नावों के लिए लकड़ियों की जरूरत थी, तब इन्होंने वनों की कटाई शुरू की। फिर धीरे धीरे रेलवे के स्लीपर के लिए इसकी जरूरत पड़ी, और इन्होंने वनों के कानून बनाने शुरू किए, वन बचाने के लिए नहीं, वनों के दोहन के लिए। दूसरा, वनों की कटाई कैसे होती है? तो कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए यह एक ऐतिहासिक परंपरा है कि कृषि क्षेत्र का विस्तार होगा, वनों की कटाई होगी। तो उससे वनों की कटाई तो ऑलरेडी पहले से हो ही रही होगी। अब धीरे धीरे अंग्रेज इस मुख्य धारा के क्षेत्र से उन वन क्षेत्रों की ओर पहुंचने लगे। अब लौट कर आते हैं इन जनजातियों के समाज की तरफ। सामान्य तौर पर सारे जनजाति समाज एक मोटे तौर पर एक सामूहिक जो रहन सहन की अवधारणा है उसमें विश्वास करते थे, और इस शासन को वे लोग अपने आप, उन लोगों ने स्वयं से डेवलप कर रखा था। अपने बीच से ही बुजुर्ग को या जैसे भी हो, उन्होंने एक मुखिया के तौर पर, यानी उनके राजा या उनके बुजुर्ग या उनके मुखिया, उस पर नहीं जाएंगे, जब हम अलग अलग आदिवासी जनजाति विद्रोहों की बात करेंगे तब जाएंगे। एक सिंपल यह। तो उसके अलावे ये जमीन के ये सामूहिक मालिक होते थे सामान्य तौर पर, और इन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि ये जो जमीन है जिस पर हम खेती करते हैं, यह जो वन है जहां हम अपने पशुओं को चराने ले जाते हैं, जहां से ईंधन लाते हैं, जहां हम शिकार करते हैं, जहां हम फल तोड़ते हैं, कल को कोई आके हमें कहेगा भी कि ये तुम्हारी नहीं है, यह संपत्ति किसी और की है। लेकिन यह हुआ। चौथी बात, आप सभी लोग जानते हैं, सामान्य तौर पर यह जनजाति, सामान्य तौर पर ये भोले भाले लोग थे। जाहिर है शिक्षा वगैरह से इनका कोई संबंध नहीं था। ठीक। तो जब अंग्रेजी हुकूमत का प्रसार जनजाति क्षेत्रों में हुआ तो क्या हुआ होगा? बस कल्पना कीजिए, बस एक कल्पना कीजिए कि एक गांव में आप या एक अंग्रेज हुकूमत पहुंची है, उसके लोग, और एक बूढ़ा आदिवासी अपनी खाट पर सोया है। कोई दुभाषिया, दुभाषिया कैसे होगा? हमने कहा कि ये लोग बिल्कुल ही कटे हुए थे, ऐसा नहीं था। साप्ताहिक बाजारों और विभिन्न तरह की चीजों के जरिए या जंगल की जड़ी बूटियां बेचने के लिए वो उन गांवों में जाते थे, जंगल के शहद बेचने के लिए जाते थे। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जनजातियों से
गैर जनजाति समाज के लोग खरीद फरोख्त करते थे, इसलिए जनजातियों के साथ बिल्कुल ही कोई नाता नहीं था, यह कॉन्सेप्ट नहीं रखना है। वह उतना ही नाता था जो गैर जनजाति समाज और जनजाति समाज को एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक था। तो जाहिर है कि वैसा ही आदमी दुभाषिया होगा। आपके बगल के जनजाति गांव में अगर आप हैं तो आपकी बोली वो समझते हैं, आप भले उनकी ना समझें, आप भले उनकी ना समझें, वो आपके समझते हैं। ये मैं चुनौती और उदाहरण देकर कह सकता हूं। वो आपकी बोली समझते हैं, आपके अपने गांव के आसपास की बोली, आप उनकी नहीं समझते, आप नहीं बोल सकते, वो बोलते हैं। यह परंपरा से है, यह एक सिंपल इतिहास बोध है, इसे समझ लीजिए। तो क्या होगा कि जब ये गए तो कौन गए? मान लीजिए एक मजिस्ट्रेट गया, एक आसपास का वहां का आदमी गया, सेठ, साहूकार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, कोई भी, अमले कफले गए और उसे जाकर कहा कि शोभन मान जी, ये जमीन तुम्हारी नहीं है, तुम्हें अब सरकार को टैक्स देना होगा। वह देख रहा है क्या कह रहा है, ये जमीन मेरी है, हम तो 1000 सालों से वह तो जमीन को अपनी माँ, अपनी धरती माता और पता नहीं क्या क्या मानकर पूजा करता है। वह तो समझता है कि यह धरती माँ है, उससे वह उपज निकालता है, उसके बदले में साल में 1-2 बार वह बलि वगैरह दे देता है, उसकी पूजा कर लेता है। ये कौन सा आदमी जो आकर कह रहा है कि ये जमीन तुम्हारी नहीं है, हमारी है, और इस पर खेती करने के लिए तुम्हें टैक्स देना होगा। ये वन तुम्हारे नहीं है, इस वन में तुम पशु को नहीं ले जा सकते, पैसे लगेंगे, यहां से तुम लकड़ियां नहीं ला सकते, यहां से तुम तेंदू के पत्ते नहीं तोड़ सकते। हजारों साल की परंपरा में उसने इस चीज की कल्पना ही नहीं की थी। तो यह बात जैसे होती है तो वह क्या सोचेगा? पहले तो वह सोचेगा कि तुम कौन होते यह कहने वाले, और यह कहने के लिए जब वह अपनी लाठी की तरफ हाथ ले जाएगा तो देखेगा कि सामने एक नया आग्नेयास्त्र है, राइफल, वह लेकर कोई खड़ा है, और धीरे धीरे उसके सबूत उसे मिलने लगेंगे। लेकिन ये भोले भाले लोग हैं। तो अब मान लीजिए कि इन पर हुकूमत शुरू हो गया, ये दब गए शुरू में, ठीक, तो अब क्या होगा कि अब चूंकि अभी तक तो ये खेत करते थे तो इनको तो टैक्स वैक्स लगता नहीं, तो जो कुछ लगता था अपने ही सामूहिक मुखिया और इस तरह की चीजों, यानी उस समाज के उत्थान के लिए जो कुछ लगता होगा, उनको बाहर के शासन का कोई मतलब ही नहीं था। उन्हीं के बोंगा मांझी इस तरह के लोग शासन करते थे, वही बताते थे कि समाज कैसे चलेगा, वही बताते थे कि महिलाओं के क्या नियम होंगे, पुरुषों के क्या नियम होंगे, शिकार के क्या नियम होंगे। कोई लिखित कानून जैसी वह परंपरा के कानून से उन्मुक्त जीते थे। अब चूंकि उन्हें खाना है, तो अब जैसे ये जमीन है तो इस जमीन के लिए क्या भरना है? लगान या टैक्स या कर भरना है। अंग्रेज चूंकि सबसे ज्यादा लूटना चाहते थे, इसलिए उनकी दर बहुत ऊंची थी। तो यह दर तो सामान्य किसान कैसे दे पाता? अंग्रेजों के टैक्स सिस्टम की तो दिक्कत थी कि किसान को उपज कर देने के बाद अपने 1 साल के जीवन यापन के लिए और फिर से खेती करने के लिए कुछ नहीं बचता था। तो कृषक क्या होते थे? महाजनों के कर्जदार होते थे, क्योंकि उन्हें अगले साल फिर खेती करनी है, साल भर जीना है, दिक्कतें होती थी। तो जाहिर सी बात है कि अब यह दिक्कतें तो जनजातियों को भी होंगी, आदिवासियों को भी। तो जैसे ही अब वह चूंकि अपने शरीर को हिला ना सके तो पुलिस की व्यवस्था है, और अब उसे टैक्स देना है, तो टैक्स देगा तो कैसे देगा? दिक्कत तो यहां भी वही है। तो वह क्या करेगा? धीरे धीरे वह जो शासन के साथ ही ये महाजन बनिए लोग उस इलाके में आ रहे हैं, या वह स्थानीय लोगों से कर्ज लेगा बाहर में, और चूंकि वह कर्ज नहीं चुका पाएगा तो क्या करेगा? वह महाजन या बनिया उस पर केस दर्ज करेगा कि वह जमीन जो है वह मेरी हो गई। तो वह कहां जाएगा? वो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी अगर वह कोर्ट तक गया, बिरसा मुंडा के लोग कोर्ट तक गए थे, एंग्लो इंडियन वकील भी किया था, उन लोगों ने भी उसे चीट कर लिया, तो वह कहां जाएगा? कोर्ट। न्याय प्रणाली किसकी थी? अमीरों की थी, पैसे वालों की थी। ये तो भोले भाले लोग थे, तो इनके जमीनों पर भी कब्जा तो ये कौन लोग करने लगे? ये बाहर के लोग, ये जो महाजन थे, ये जो व्यापारी थे, ये जो सेठ थे, ये जो बाहर के लोग थे, इन लोगों ने कब्जा शुरू किया। ये वन में जा नहीं सकते, पशु चरा नहीं सकते, वनों से कुछ ला नहीं सकते, खेत हाथ से निकल रहे हैं, यानी इनकी
पूरी जिंदगी के ताने बाने वह बिगाड़ दिए गए। सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया, क्योंकि एक नए तरह का शासन था। अब किसी को 2 डंडे मार देने पर या कहीं चोट लग जाने पर वो फौजदारी के मुकदमे हो सकते थे। पुलिस थी, न्याय व्यवस्था थी, प्रशासन, महाजन बनिए, वो भू राजस्व की प्रणाली, ये आर्थिक नीति, तो ये वन और ये खेती, इस पर इस तरह से जकड़बंदी हो गई। तो ये भोले भाले लोग थे, जब ये पिस रहे थे, घुट रहे थे, और अंत में इन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, दूर उन्हें दिखाई पड़ता ही नहीं था, क्या करेंगे। तो वही जो स्थानीय अधिकारी और ये लोग होते थे, उनके खिलाफ इन भोले भाले लोगों का वो गुस्सा फूट पड़ता था। और चूंकि इन्हें और कोई तरकीब नहीं आती थी, कानूनी लड़ाई वगैरह में ये नहीं चल पाते थे, लिहाजा ये अपने पारंपरिक हथियारों से अंग्रेजों के खिलाफ हमले शुरू करते थे, और परिणाम के तौर पर अंग्रेज उनसे 10 गुना क्रूरता से आधुनिक हथियारों से उनका दमन करते थे। तो विद्रोह की प्रकृति कैसी थी समझ गए, कारण क्या थे समझ गए। बाकी जनजाति विद्रोहों के अलग अलग जो विद्रोह हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विद्रोहों पर हम लोग अलग से बात करेंगे। थैंक यू।